यह कहानी शुरू होती है एक सुंदर और वीरान हवेली की, जो किसी समयकाल में एक राजा ने बनवाई थी। जो कि यह देखने में ऐसा लगता था कि इस हवेली में कोई ना होते हुए भी कोई ना कोई रहता है। आखिर यह सदियों पुरानी हवेली अभी भी ऐसी क्यों दिखाई पड़ती है, जैसे आज के इस युग में स्वयं इंद्रदेव इस हवेली के राजा हैं। आखिर क्या है इस खुफिया हवेली का राज? आखिर इस सदियों पुरानी हवेली में इतनी चमक धमक कैसी? आखिर क्या है इस हवेली में? क्या किसी देवी या देवताओं का वास या किसी बुरी शक्तियों का राज? धीरे धीरे समय बीतता गया। कई सदियों बाद मुगलों ने भारत पर अटैक किया और इस खूबसूरत हवेली पर अपना हक तो जमा लिया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा दिन तक इस हवेली में नहीं ठहर पाए। किसी न किसी कारण से प्रतिदिन इस खुफिया हवेली में किसी न किसी सैनिक की या सेनापति की हत्या हो जाती थी। हर रोज नया सेनापति घोषित किया जाता, वो भी ऐसे सेनापति जो रण में कुशल हों, लेकिन हर रोज किसी न किसी की लाश कहीं न कहीं पड़ी मिलती थी। ऐसे में मुगल शासक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और फिर एक बार समय का पहिया चलता है और समय फिर से बीतता ही जाता है, लेकिन फिर भी उस हवेली की चमक धमक और खूबसूरती वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो आइए चलते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं ना मैं। ये और बात है कि जिंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। शायद इस बात को आप अभी भी ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूँ। यस, आई बिलीव इन डेस्टिनी। लंबे समय पश्चात सन 1920 में वह हवेली अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा गिरफ्त में ले ली गई, जिसे किसी बड़े और धनवान व्यक्ति ने पैसे की लालच में उस हवेली को तोड़कर एक खूबसूरत होटल बनाने को कुछ पैसे देकर उसे छुड़ा ली। पर यह मौत के सिलसिले का सैलाब अभी भी रुका नहीं था। उस हवेली को बनाने के लिए हवेली के ठेकेदार एमके द्वारा दिल्ली के सबसे बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया गया ताकि एक शानदार होटल बनाया जा सके। आर्किटेक्ट आता है और ठेकेदार एमके द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। आर्किटेक्ट कहता है, क्या आप ही इस हवेली के मालिक हैं? एमके कहता है, नहीं, मैं इस हवेली का ठेकेदार हूँ। इस हवेली के मालिक अस्तोगी श्रीवास्तव हैं। ऐसा कह के वह जाने लगता है और आर्किटेक्ट को हवेली में ही ठहरने का बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब आधी रात बीत चुकी थी। हवेली में वो मेहता आर्किटेक्ट और हवेली का नौकर बलवंत राय रुके हुए थे। मेहता जी रात को ही हवेली के नक्शे को बनाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आधी रात बीत जाती है। अब समय के करीब 12 बज चुके थे। काम करते वक्त अचानक एक गिलास नीचे गिरता है और वह टूट जाता है। मेहता जी झट से पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। ऐसा देख वह टूटे हुए गिलास के पास जाते हैं, तभी बनाए गए नक्शे पर काली स्याही गिर जाती है। वह उसे जल्दी से जल्दी साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उस हवेली के पहले फ्लोर पर किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह आर्किटेक्ट यह सुनकर डर के मारे कांपने लगा था। डरता और कांपता हुआ वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वह सीढ़ियों से चलकर उस व्यक्ति के पास जा ही रहा था। तभी उसका एक पैर सीढ़ियों में धंस गया और वह हवेली के नौकर बलवंत को डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, बलवंत, बलवंत, बलवंत। लेकिन हवेली में उसके सिवा वहाँ और कोई भी ना था। अचानक सामने के ग्लास की खिड़की टूटती है और वह सीधे उस आर्किटेक्ट के सीने को छल्ली कर देती है। सन 1920 के ब्रिटिश भारत में अर्जुन सिंह राठौड़ एक प्रसिद्ध वास्तुकार है जो अपने अमीर हिंदू परिवार के इच्छा के विरुद्ध जाकर एक ब्रिटिश भारतीय लड़की लीसा से शादी करता है। उसका परिवार बॉम्बे जाते समय उसकी कार पर घात लगाता है, उसे बुरी तरह से मारता है और लीसा को मारने की कोशिश में कार में आग लगा देता है। इसके कारण अर्जुन, जो कभी एक गहरा धार्मिक और कट्टर हिंदू था,
वह अपनी मान्यताओं को त्याग देता है और अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार को छोड़ देता है। इस बीच पालमपुर में एक अमीर व्यापारी ने एक आलीशान पुरानी जागीर खरीदी है और उसे बुटीक होटल में बदलने की योजना बना रहा है। हालांकि उसके एस्टेट मैनेजर एमके को इस जगह के लिए एक आर्किटेक्ट को बनाए रखने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसके पूर्व आर्किटेक्ट रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए थे। अर्जुन अनुबंध जीतता है, इसलिए वह और लिसा जागीर में चले जाते हैं और संपत्ति का सर्वेक्षण करना शुरू कर देते हैं। हवेली में जाने के बाद पहले दिन जब लिसा अपने कमरे में सोई हुई होती है, तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह डर जाती है। वह अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए केयर टेकर बलवंत से पूछती है, लेकिन वह उसे नकार देता है और संकेत देता है कि उसने शायद यह कल्पना की होगी। अर्जुन अपने अनुभव को उनके हाल ही में भागने की चिंता और इस तथ्य के कारण बताता है कि ग्रामीण इलाका शहर की तुलना में शांत है। जब वह एमके से मिलने जाता है तो वह बताता है कि मनोहर के पीछे एक सीलबंद कमरा है जहां उसे पहुंचना होगा, क्योंकि उसे घर के हर हिस्से का सर्वेक्षण करना है। प्रबंधक तुरंत सहमत हो जाता है और उसे बताता है कि उसे घर के अंदर जो चाहे करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मालिक जल्द से जल्द हवेली को होटल में तब्दील होना देखना चाहता है। इस बीच लिसा घर की खोजबीन करती है और सीलबंद कमरे को पाती है, लेकिन अब दरवाजा खुला है। अंदर उसे एक शानदार पियानो और भारतीय शाही पोशाक में एक खूबसूरत महिला की तस्वीर वाली एक लाइब्रेरी मिलती है। वह पियानो बजाती है और उसे जल्द ही महसूस होने लगता है कि उसे कोई देख रहा है। बाद में उस शाम वह अर्जुन बहस करते हैं जब उसे पता चलता है कि कमरा फिर से सीलबंद है और वह कमरे के बारे में उसके विवरण पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। बलवंत को लगता है कि पहले हुई मौतों के कारण लोगों को मनोर में आने देना खतरनाक है। वह एमके पर आरोप लगाता है कि उसे मनोर के काले रहस्यों के बारे में पता है, क्योंकि वह अपने डर के कारण घर में जाने से मना कर देता है। लेकिन एमके उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है और मामले पर उसकी चुप्पी को स्वीकार कर लेता है। लिसा सांत्वना पाने की कोशिश में गांव के चर्च में जाती है, जहां उसकी दोस्ती फादर थॉमस से होती है। अपनी चिंताओं और डर को उस पर व्यक्त करते हुए फादर थॉमस उसे आश्वस्त करते हैं कि वह घर को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे। इस बीच अर्जुन ने कर्मचारियों से लाइब्रेरी के दरवाजे हटवा दिए और आश्चर्यचकित हो गया कि कमरे के बारे में लिसा का विवरण सही था। बाद में उस रात लाइब्रेरी में लिसा को एक अज्ञात आत्मा द्वारा सताया जाता है, जहां वह देखती है कि चित्र के नीचे एक नाम लिखा है, गायत्री। अगले दिन अर्जुन कुछ घंटों के लिए विशाल संपत्ति का सर्वेक्षण करने के लिए निकल जाता है और लिसा फादर थॉमस से घर का आशीर्वाद लेती है, जिसके दौरान उसे पता चलता है कि मनोर शापित है और अपने अंधेरे अतीत को बरकरार रखे हुए हैं। उस रात बाद में फादर थॉमस को लैट्रिन में फुसफुसाती एक आत्मा द्वारा सताया जाता है। वह चर्च के अभिलेखागार में भागता है, जहां उसके सहयोगी को पता चलता है कि वाक्यांश का अर्थ है कि घर और उसकी आत्मा चर्च को चेतावनी दे रही है। फादर थॉमस निवासियों को चेतावनी देने के लिए जागीर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अर्जुन लिसा को प्रोजेक्ट सप्लायरों के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली ले गया है। फादर थॉमस बलवंत से लिसा और अर्जुन को यह संदेश देने के लिए विनती करते हैं कि उनके लिए घर में रहना खतरनाक है और वह ऐसा करने का वादा करते हैं। दिल्ली के रास्ते में अर्जुन की गाड़ी को सैनिकों ने रोक दिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि आगे सड़क पर अंग्रेजों के साथ भारतीय विद्रोही लड़ाई के कारण सड़कें खतरनाक हो चुकी हैं। अर्जुन समय बर्बाद नहीं कर सकता। वह लिसा को घर पर छोड़ देता है और सशस्त्र गार्डों के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। जब लिसा घर आती है तो बलवंत फादर थॉमस का संदेश नहीं देता है और वह आतंक की एक रात के बाद बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। जब अर्जुन दिल्ली से वापस घर आता है और अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को देखता है तो वह एक डॉक्टर की मदद लेता है, जो उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आग्रह करता है। फादर थॉमस अर्जुन को यह बताने की कोशिश करते हैं कि लिसा पर भूत सवार है, लेकिन उन्हें शक होता है क्योंकि अंततः आत्मा प्रकट होती है। जब डॉक्टर और उनके कर्मचारी उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं तो आत्मा सभी को बताती है कि कैसे डॉक्टर ने अपने वरिष्ठ की छोटी बेटी को उसी कमरे में बेहोश करके उसके साथ बलात्कार किया था। अपना राज उजागर होने से हिले हुए डॉक्टर अर्जुन को लिसा को बचाने के लिए धार्मिक तरीके आजमाने देने के लिए सहमत हो जाते हैं। अर्जुन एमके से मिलता है और उसे सच बताने के लिए मजबूर करता है, लेकिन चूंकि मालिक ने 2 साल पहले ही संपत्ति खरीदी थी, एमके उन्हें केवल 2 साल पूर्व देखभाल करने वाली औरत का ही नाम बताया। अर्जुन लिसा को चर्च के सदस्यों की देखभाल में छोड़ देता है और नया नगर जाता है, जहां वह राधा को खोजता है,
जो अब एक बूढ़ी महिला है। राधा बताती है कि यह घर कभी राय बहादुर के पास था, जो शाही वंश का एक अमीर भारतीय था। 1857 के विद्रोह में जब राधा एक बच्ची थी तो वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए बाहर गया था। अपनी बेटी गायत्री और उसकी नौकरानी केसरमा और राधा को 2 बूढ़े पुरुष नौकरों के साथ संपत्ति चलाने के लिए छोड़ दिया। एक रात जागीर के रहने वाले लोग चीख पुकार से परेशान हो जाते हैं और भारतीय सेना की वर्दी पहने एक आदमी को बुरी तरह घायल अवस्था में लड़खड़ाते हुए संपत्ति के चारों ओर घूमते हुए पाते हैं। वह बताता है कि उसका नाम मोहन कांत है और वह अपनी यूनिट के नरसंहार से मुश्किल से बच पाया। गायत्री के पिता के नेतृत्व वाले समूहों में से एक, जहां अंग्रेजों के हाथों 90 से अधिक लोग मारे गए थे। परिवार सहानुभूति रखता है और उसे देशभक्त मानते हुए उसकी देखभाल करने के लिए अपना समय समर्पित करता है। इस दौरान मोहन गायत्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और वह उसके करीब आ जाती है। कुछ दिनों बाद केसरमा उसे रात के समय एक ब्रिटिश सैनिक के साथ गुप्त रूप में बातचीत करते हुए पकड़ लेती है और उससे भिड़ जाती है। वह उसे मार देता है और उसकी लाश को कुएं में फेंक देता है और गायत्री से झूठ बोलता है कि वह अपने गांव चली गई है, जहां उसका एक रिश्तेदार बुरी तरह बीमार है। गायत्री को शक होता है, लेकिन राधा की भयभीत अवस्था उसे रोक देती है। कुएं तक उसका पीछा करते हुए वे केसरमा की लाश पाते हैं। गायत्री फिर मोहन के सामान की तलाशी लेती है। उसे यह जानकर बहुत डर लगता है कि वह एक ब्रिटिश जासूस था जो यूनिट की मौत के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जानकारी लीक की थी। भारतीय देशभक्तों को धोखा दिया था, जबकि वह उनकी सुरक्षा के लिए अंडरकवर होने का इंतजार कर रहा था। गायत्री मदद पाने के लिए राधा को संदेश के साथ अपने पिता की चौकी पर भेजती है और मोहन को बहकाने के लिए उसके जाने में देरी करने के लिए वहीं रुक जाती है। वह लाइब्रेरी में अपने परिचितों से इतनी देर तक मिलती है कि उसके पिता अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मोहन को उसी कमरे में फांसी दे देते हैं। वह उसकी आत्मा की प्रतीक्षा में मनोर में भटकने की कसम खाता है ताकि वह उसे अपने साथ नरक में ले जा सके। राय बहादुर अपनी बेटी के बलिदान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, कमरे को सील कर देता है और उस देशद्रोही के साथ सोने के कारण परिवार को बदनाम करने के लिए अस्वीकार कर देता है। उसे उसकी दादी के घर भेज देता है, जहां वह 18 नवंबर 1896 को अविवाहित और अकेली मर जाती है। अर्जुन का अनुमान है कि यह वही रात थी जब लीसा का जन्म हुआ था। यह अनुमान लगाते हुए कि गायत्री और उसकी पत्नी की आत्मा एक ही है, इसलिए मोहन का उस पर कब्जा करने का वर्तमान जुनून सवार है। आत्मा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लीसा को मारने का प्रयास कर रही थी। वह घर में लीसा के अनुभव पर अफसोस के साथ विचार करता है। कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे कई बार यह बताने की कोशिश की थी कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने उसके डर को निराधार और मूर्खतापूर्ण बताकर खारिज कर दिया था। फादर थॉमस अर्जुन से कहते हैं कि अब उनके पास आत्मा को निकालने के लिए 24 घंटे से भी कम समय है, क्योंकि अगला दिन अमावस्या था और उस समय आत्मा लीजा की आत्मा पर पूरा नियंत्रण कर लेती और इस तरह उसे मार देती। वह भूत भगाने का सुझाव देते हैं। चर्च बिशप की अनुमति के बिना इस प्रक्रिया को अधिकृत करने से इनकार कर देता है, लेकिन यह 2 सप्ताह से पहले नहीं होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फादर थॉमस अपने वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करते हैं और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ते हैं। भूत भगाने के दौरान बलवंत और फादर थॉमस आत्मा की ताकत के कारण मर जाते हैं। अर्जुन इस प्रक्रिया को अपनाता है, लेकिन अपने नास्तिक रूह को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर हो जाता है और अपना विश्वास त्याग देता है। अंततः वह हनुमान चालीसा का उपयोग करके सफल होता है। मोहन की आत्मा नष्ट हो जाती है और लीजा मुक्त हो जाती है। इसके बाद अर्जुन परियोजना पूरी कर लेता है और वह अपनी आस्था को स्वीकार करते हुए कहता है कि गायत्री की आत्मा ने उस प्रेम की तलाश में पुनर्जन्म लिया है जिसे उसे अस्वीकार कर दिया गया था और अब वह और जागीर शांति में है। तो हे गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचे।